नमस्कार, मैं हूं अजय। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूरे भारत में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक शोक मनाया जाएगा। आपको बताया कि 84 साल की उम्र में आज शाम करीब 5 बजे प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। कई दिनों से प्रणब दा गहरी कोमा में थे। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके दी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 2019 में भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। और प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा है कि प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा है। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये ट्वीट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब जी ने राष्ट्रपति भवन को सभी के लिए खोला। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को संस्कृति, विज्ञान और साहित्य को सीखने का केंद्र बनाया। योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है। सीएम योगी ने लिखा है कि वो सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता एवं स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दें। और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी दुख जताया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी दुख जताया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर डॉक्टर त्रिवेंद्र रावत ने लिखा है कि उन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव था। प्रणब मुखर्जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उद्योगपति संजीव गोयनका ने भी ट्वीट करते हुए प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। संजीव गोयनका ने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा बरगद का पेड़ नहीं रहा। एक महान राजनेता के नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए मैं अपने देशवासियों से जुड़ सकता हूं, जो एक गांव के लड़के से शिक्षक बन गए और फिर एक महान के रूप में इतिहास बनाने के लिए नॉन स्टॉप आगे बढ़ते चले गए। एक उत्कृष्ट प्रशासक मेरे पिता उनके प्रशंसकों में से एक थे और मैं उनके नक्शे कदम पर चलता हूं। और कल सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल उनके आवास पर अंतिम दर्शन के समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि ज्यादा लोग वहां एक साथ इकट्ठे ना हो सकें। तो 10 बजे से 10:30 बजे पर अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल लागू हैं, अनलॉक 4 कल से लागू हो रहा है, तो ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आए, इसलिए आधे घंटे के लिए ही वक्त तय किया गया है और ज़्यादा लोग इकट्ठे न हो ये भी तय किया जाएगा। दस राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कोविड पॉजिटिव होने के बाद तबीयत बिगड़ी थी प्रणब मुखर्जी की, पूर्व राष्ट्रपति की। उन्हें भर्ती कराना पड़ा था अस्पताल में। तबीयत बिगड़ने के बाद आरआर हॉस्पिटल, जो आर्मी रेफरल हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा अस्पताल आर्मी का, उसमें इलाज चल रहा था। कोविड की वजह से निमोनिया और सीवियर निमोनिया की वजह से के बाद फिर सेप्टिसीमिया, शॉक, ब्रेन शॉक,
और आखिरकार शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अब आगे किस तरीके से अंतिम प्रक्रिया को निभाया जाएगा इस कोविड प्रोटोकॉल के बीच कल? देखिए, अगर कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो जिस तरह से ज्यादा लोगों को वहां पे इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा और घर के जो सदस्य हैं और इसके साथ ही कुछ ही गणमान्य लोगों को वहां तक जाने की इजाजत होगी। सबसे पहले यहाँ पे आरआर अस्पताल से उनका जो पार्थिव शरीर है मॉर्निंग में 10 बजे के लगभग यहाँ से लेकर उनके जो आवास दिल्ली आवास है 10 राजाजी मार्ग वहां पे रखा जाएगा और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा। जो भी अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचना चाहेंगे उनके आवास पर जाकर अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद लोधी रोड स्थित जो शमशान घाट है वहां पर ले जाकर जो एक कोविड का जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो अंतिम संस्कार के बाद उनका जो पार्थिव उनका जो तमाम अस्थियां हैं और उनको विसर्जन का जो काम होगा वो उनके पुत्र फिर उस पर निर्धारित करेंगे कि वो हरिद्वार में लेके जाएंगे या पश्चिम बंगाल लेके जाएंगे। और जिस तरह से अभी आरआर अस्पताल की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ पर जैसे सामान्य तौर पे देखा जाता है जिस तरह से इनका कद था भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का, जिस तरह से इनका कद था तो कई लोग यहाँ आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को मना किया गया कि कोई भी नहीं पहुंचे क्योंकि खुद प्रणब दा जो है वो कोविड पॉजिटिव थे और इस मामले में अब अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर हालांकि मीडिया का जमावड़ा जरूर लगा हुआ है लेकिन कोई भी बड़ी राजनीतिक शख्स जो है यहाँ पर उनका दीदार करने के लिए अंतिम दर्शन करने के लिए अस्पताल में नहीं आए हैं। तो जो भी लोग को आना होगा चाहे वो किसी भी पार्टी को हो या सामान्य लोग हों तो उनको उनके घर पे ही कल बुलाया गया है। तो कल सुबह में 10 बजे पूरी पार्थिव शरीर जो है बिल्कुल शंकर, तो ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल उस तरह से नहीं हो पाएगी। अंतिम जो प्रक्रियाएं होती हैं आमतौर पर जो हम देखते रहे हैं वीवीआईपीस के मामले में वो नहीं हो पाएगा। कोविड की वजह से बेहद सीमित तादाद में लोग पहुंच पाएंगे, कुछ ही लोगों को इजाज़त होगी, बेहद करीबियों को ही परिजनों को ही इजाज़त होगी अंतिम दर्शन की और उसके बाद अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की, जिसे कल पूरा किया जाएगा। शाम को तकरीबन 5:30 बजे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा का इंतकाल हो गया। इस वक्त मैं आरआर हॉस्पिटल में हूं, जिसे आर्मी अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है और इसी अस्पताल में पिछले 21 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और 10 अगस्त को उनका जो तबीयत अचानक और ज़्यादा ख़राब हुआ था। 10 अगस्त को पता चला कि वो कोरोना से भी पॉजिटिव हैं। उसके बाद इस मामले में उनका इलाज लगातार चल रहा था। अगर उनके राजनीतिक सफ़र की अगर बात करें तो पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर 1969 में चुन के आए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने 1973 में और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने 1984 में। इसके साथ ही लोकसभा सांसद के तौर पर 2004 में चुने गए और प्रणब दा के सम्मान की बात करें तो भारत रत्न मिला साल 2019 में मिला और पद्म भूषण 2008 में, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 1997 में। तो इस तरह से कई सम्मान से उनको पुरस्कृत किया जा चुका। लेकिन जिस तरह से उनकी अगर बात करें भारत रत्न मिलने के बाद जिस तरह से उनको खुशी मिली थी वो दोहराया नहीं जा सकता। उनके चेहरे की जो खुशी थी और पिछले कुछ समय से लगातार उनकी तबीयत सही नहीं थी। उसके बाद उनके जो फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत मिलने के बाद उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 21 दिनों तक उनका इलाज करने के बाद आज शाम में तकरीबन 5:30 बजे उनके मौत की जो खबर उनके बेटे ने दी और इस मामले में पूरे देश भर में और ख़ास तौर पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा कर दी गई है। हालांकि ये कोरोना वायरस से संक्रमित थी इसलिए इनका अंतिम संस्कार बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं किया जा सकता है, लेकिन कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जी हाँ, तो पूर्व राष्ट्रपति के निधन से सभी शोक में हैं, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक। लेकिन जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया होगी, जो प्रोटोकॉल होगा उसका पालन तो होगा, मगर बिल्कुल अलग तरीके से कोविड प्रोटोकॉल भी उसमें शामिल हो जाएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अंतिम संस्कार में, पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में वो
तामझाम वो तमाम तादाद लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती जो आमतौर पर हम देखते रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सीतापुर में नालों की सफाई नहीं होने से कई मोहल्ले टापू में तब्दील हो चुके हैं। बावजूद इसके पालिका के अध्यक्ष और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लापरवाही के चलते महाराजागंज के बाशिंदों ने तो मोहल्ले से पलायन करना शुरू कर दिया है। मामले को लेकर एडीएम से बात की गई तो उन्होंने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मकान बने हैं वो गड्ढे में बने हैं, मोहल्ले में ही तालाब है जिससे ओवरफ्लो हो जाने से ये दिक्कत पैदा होती है। पिछले 10 साल हो गए होंगे लगभग, और हर 6 महीने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और कम से कम 6 महीने हमको किराए के मकानों में रहना पड़ता है, हमको क्या, मेरे पड़ोसियों को। और अभी की बात बता दें तो हमारे यहाँ कल एक घर खाली पड़ा हुआ था, तो कल चोर घुस आए और खिड़कियां तोड़कर सामान ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग आसपास जो रहते हैं उन्होंने आहट ली और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें वो भगाए गए। अरे यार, ये से नहीं है, वही चल रही है। ये समस्या तो है। मान लीजिए अपना हम घर छोड़ के कहीं रहते हैं, वहाँ तो हम सुरक्षित रह रहे हैं। सांप निकलने से लंबा जाम लग गया। राहगीर गाड़ियों को खड़ा कर तमाशबीन बन गए। तस्वीरें लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे 9 की है, जहां अमरोहा के थाना गजरौला में बीच सड़क पर अचानक ये सांप निकल आया। हैरानी की बात यह रही कि करीब 1 घंटे तक सांप मौके पर ही रहा। सांप के जाने के बाद ही यहां पर आवाजाही शुरू हो सकी। देखिए बीच सड़क फन फैलाए किस तरह अमरोहा में पूरे ट्रैफिक को रोक डाला इस सांप ने। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे 9 को रोक डाला इस सांप ने। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस सड़क पर आगे बढ़ पाए। तमाशा जरूर देखते रहे लोग, लेकिन फन फैलाए इस नागराज को गुजर कर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। 1 घंटे तक यहीं चलता रहा। अमरोहा की तस्वीर देख रहे हैं आप, NH 9। और बांदा में तेज रफ्तार का कहर दिखा। चिल्ला थाना इलाके के चैतू डेरा में ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग मौके पर ही मारे गए। पुलिस ने आगे की कार्रवाई यहां शुरू की पहुंचकर। स्कूटी सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत। बांदा में यह हादसा। और इससे ये बड़ा हादसा हो गया। गुस्सा आए लोगों ने आगजनी भी की, ट्रक में आग लगा दी। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को ताक पर रखकर प्रदर्शन करने में जुट गए। इस बारे में जब आरएलडी जिला अध्यक्ष अजीत राठी से सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण से लेकर गन्ना भुगतान तक की मांगों को लेकर उनकी पार्टी ने धरना दिया है। हाईवे के किसान हैं, उनकी जमीन अधिग्रहण की है और जमीन अधिग्रहण में ये है कि किसान की सहमति और समान मुआवजा सबको बराबर। भाई एक खेत एक किसान का, दूसरा एक किसान का हो तो उसमें भी गन्ना ही रहा, इसमें भी गन्ना रहा, तो ये अंतर कैसे पैदा कर दिया अधिकारियों ने यार कि एक को मुआवजा कुछ और एक को मुआवजा कुछ। हमारी ये मांग है कि हर किसान को समान मुआवजा, बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। हरदोई की सांडी कोतवाली इलाके में एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के भाई और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह पुलिस ने अवैध संबंधों को बताया है। युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। उस कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि 21 अगस्त की रात सांडी थाना क्षेत्र के दहीचोर अटवा गांव में युवक कैलाश खेत की रखवाली करने गया था और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। चचेरे भाई रमाकांत का हाथ सामने आया है। इसमें मृतक जो है उसकी वाइफ का कहीं न कहीं अवैध संबंध इसके चचेरे भाई रमाकांत से था। इसको लेकर कहीं न कहीं कशीदगी थी और साथ ही साथ जो अमर सिंह उसका बड़ा भाई है, उसकी पत्नी के साथ भी कहीं न कहीं मृतक का संबंध की बात भी आई है। प्रयागराज में नफरत फैलाने वाली यूट्यूबर हीर खान की मां आसमा हारून ने पाकिस्तानी कनेक्शन कबूला है।
पूर्व क्रिकेटर इजमाम उल हक को हीर के रिश्ते का मामला बताया है। अब मां के कबूलनामे की जांच हो रही है, पड़ताल की जाएगी। प्रयागराज के एसएसपी ने यह जानकारी दी कि पूर्व क्रिकेटर इजमाम उल हक को लेकर हीर और उसकी मां के बयान लिए जाएंगे। हीर के कारनामों में भी इंजमाम कनेक्शन की जांच होगी। इस मामले में हीर से पुलिस के साथ ही एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियां और एसटीएफ भी पड़ताल करेंगी। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पुलिस ने हीर को कस्टडी में रिमांड पर लिया है। महोबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मिड डे मील के खाने में से लाखों रुपए इस खाते से गबन हो गए थे और पीएसए ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अब की है और उन्हें निलंबित कर दिया है। बीएसए ने लाखों के गबन के आरोप में प्रधानाध्यापक के खिलाफ ये कार्रवाई की है और विभागीय शिक्षकों में इसके बाद हड़कंप है। यूपी में कोरोना की जांच के लिए 13 नए लैब शुरू किए गए हैं। इनमें 10 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पतालों के लैब हैं। सीएम योगी ने आज इसका उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 13 नए लैब शुरू किए गए हैं। इनमें 10 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पतालों के लैब हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लैब्स का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पहले से चल रहे 12 लैब्स के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। सीएम ने कहा कि इन लैब्स के शुरू होने से प्रदेश में कोरोना जांच में तेजी आएगी। ये लैब्स जालौन, सहारनपुर, बहराइच, आजमगढ़, बांदा, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, बदायूं, अयोध्या और बस्ती जिले के मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए हैं। इसके अलावा हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज, बाराबंकी के मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मुरादाबाद के तीर्थंकर चिकित्सा विश्वविद्यालय में निजी लैब्स की शुरुआत की गई है। तो कुछ ही पलों में दिलचस्प तस्वीरें, बने रहिए हमारे साथ।